नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड बीटर। मोहब्बत का मसीहा बनने वाले राहुल गांधी की लोकतंत्र के मंदिर में आज किस बेरुखी ने देश को निराश कर दिया, बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि किस महिला सांसद ने नेता प्रतिपक्ष पर संसद परिसर में असहज कर देने वाले बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। देश का मूड बीटर की दूसरी स्टोरी में आज महाकुंभ सीरीज की अगली कड़ी। आज के एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि नागा साधुओं का वो शौर्य कैसा था जिसने विश्व विजेता तैमूर को घुटने पर ला दिया, और बताएंगे कि किस एजेंडे के तहत आपको सनातनी वीरता के इस इतिहास से अनजान रखा गया है। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर संसद में बवाल की पड़ताल के साथ। शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? तो आज देश की संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खूब ताकत दिखाई है। आरोप है कि एक झटके में ओडिशा के बालासोर से बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी को उन्होंने जमीन पर लेटा दिया। इस हमले की तस्वीरें सामने अभी नहीं आई है, लेकिन इस हमले के बाद की तस्वीरें पूरे दुनिया के सामने हैं। और जो तस्वीरें बाद में आई है जिसमें प्रताप चंद्र सारंगी अपना फूटा हुआ सिर व्हीलचेयर पर लेकर बैठे हैं, उसी तस्वीर में राहुल गांधी की एंट्री भी दिखाई देती है। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और फिर आपको बताते हैं कि कैसे ये वीडियो हमले से भी ज्यादा शर्मनाक है, दर्दनाक है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। तो देखा आपने, सारंगी के सिर से बहते खून को रोकने के लिए निशिकांत दुबे से लेकर तमाम सांसद लगे हुए, डॉक्टर भी आ गए। और इसी बीच राहुल गांधी, जिन पर हमले का आरोप है, वो भी सारंगी को देखने आते हैं। लेकिन वो शुरू से ही उनका जो पूरा तेवर है, उनका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है, वो उससे स्पष्ट है कि वो किसी भी तरीके से इस घटना को लेकर वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं। राहुल आते हैं तो सवालों की बौछार हो रही है। जाहिर सी बात है कि इस बाकी जो सांसद हैं वो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान सारंगी का हाल चाल जानने के बजाय संवेदना के दो शब्द बोलने के राहुल गांधी उल्टे आरोप लगाने लग जाते हैं कि सारंगी ने उन्हें धक्का दिया, सारंगी ने उन्हें धकेला। आज बहुत से लोग मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी से जानना चाहेंगे कि क्या किसी घायल बुजुर्ग से मिलने का यही तरीका होता है। ये तो बाद की बात है कि किसने धक्का दिया और गलती किसकी थी, लेकिन राहुल जी, आपके सामने किसी बुजुर्ग सांसद के सिर से खून निकल रहा है और आप ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि अपराधी सामने वाला, मैं नहीं। क्या यह है आपकी मोहब्बत की दुकान? आपने अगर इस वीडियो को अगर आपने ठीक से नहीं देखा और समझा, तो इसको जरा एक एक फ्रेम को गौर से देखिए और इसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की इस बेरुखी का मतलब क्या है। जरा एक बार देखिए, इस वीडियो को देखिए और गौर से देखिए। राहुल गांधी नीली टी शर्ट में दिखाई देते हैं और राहुल गांधी का पहले तो बॉडी लैंग्वेज देखिए। राहुल गांधी जब वहां आते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है? वो अपने दोनों हाथ ऐसे ऐसे पीछे में उन्होंने बांध कर ऐसे रखा हुआ है। ये बॉडी लैंग्वेज क्या बताता है? इस बॉडी लैंग्वेज में एक तरह की अथॉरिटी और सुपरमेसी दिखती है कि जो हो रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है और उसको लेकर वो बिल्कुल तटस्थ है। किसी आदमी, किसी बुजुर्ग सांसद, और कोई सांसद ऐसा नहीं है, वो मंत्री रह चुका है और एक बुजुर्ग सांसद के सिर से खून गिर रहा है, रिस रहा है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे आते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं।
तो उनके जो बॉडी लैंग्वेज में एक तरह का एरोगेंस दिखता है, वो आप जरा देखिए गौर से। इस वीडियो में आप साफ साफ देखेंगे कि जब वो आते हैं प्रताप सारंगी के सामने, जब लोग वहां पर उनकी मरहम पट्टी करने में लगे हुए हैं, उस समय राहुल गांधी वहां उनके करीब जाते जरूर हैं और वो ये देखते हैं कि प्रताप सारंगी के सिर से खून बह रहा है, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर उनका हाल चाल जानने की बजाय वो कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं, इन्होंने मुझे धक्का दिया था। एक बुजुर्ग सांसद, भाई यहां कोई दुश्मनी तो है नहीं, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है ना, ये कोई दुश्मनी तो है नहीं। अगर राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोध में खड़े लोग क्या एक दूसरे के व्यक्तिगत दुश्मन होते हैं? और संसद की मर्यादा यही है, क्या लोकतांत्रिक मर्यादा यही है कि नेता प्रतिपक्ष एक सांसद के घायल होने पर उसके सामने जाकर संवेदना के 2 शब्द बोलने की बजाय वो ये कहता है कि मैंने नहीं, इन्होंने धक्का दिया था मुझे। भाई ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हल करने का या उस सेटल करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी इस भूमिका को एक तरीके से उसका निर्वाह करने से चूक जाते हैं। और प्रताप सारंगी को आपने देखा होगा, ये कोई मामूली चोट नहीं लगी है उनको। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, आईसीयू में बाकायदा हैं वो, सीटी स्कैन कराया जा रहा है, माथे पर गहरा कट है, 4-5 टाके लगे हैं, उन्हें घुटने में भी चोट लगी है और कई जगह जख्म है। मतलब राहुल गांधी पर कोई मामूली आरोप नहीं है, पूरी ताकत उन्होंने दिखाई है। ऐसा लगता है इतनी ताकत कि बीजेपी के एक और सांसद, फर्रुखाबाद से सांसद हैं मुकेश राजपूत, उनको भी अस्पताल जाना पड़ गया। मुकेश राजपूत का बीपी शूटअप कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके दोनों सांसदों का हाल चाल जाना है। अब इस कांड का एक दूसरा एपिसोड बताते हैं आपको, जिसके बाद हमले के आरोपी राहुल गांधी और ज्यादा बुरी तरह घिर जाते हैं। जब सांसदों को अस्पताल पहुंचा दिया गया तो पत्रकारों ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा, तो राहुल गांधी ने जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता, धक्का मुक्की हो गया तो क्या हो गया, इससे कुछ नहीं होता। एक बार सुनिए जरा राहुल गांधी। इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। तो राहुल गांधी शायद सही बोल रहे हैं, उन्हें धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रताप चंद्र सारंगी ठहरे बुजुर्ग, उन्हें तो राहुल ने अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा दिया। आपको जरा दोनों तस्वीरों को दिखाते हैं और फिर समझिए कि किसके लिए धक्का मुक्की खेल है और किसके लिए यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो राहुल गांधी की एक तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो तस्वीर है जो उनके समर्थक अक्सर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। राहुल गांधी के फैंस यही तस्वीर दिखाकर दावा करते हैं कि 54 साल के राहुल गांधी किसी नौजवान से कम फिट नहीं है। गजब की फिटनेस, 6 पैक एब वाली बात कही जाती है, बाइसेप्स हैं बाकायदा, गर्मी हो बरसात हो ठंडी हो, हमेशा टी शर्ट में ही रहते हैं राहुल गांधी, और आज भी टी शर्ट में ही थे, वो भी हाफ टी शर्ट में। तो जब जब बीजेपी ये आरोप लगाती है कि राहुल गांधी लंबे समय से पॉलिटिक्स में है और ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो राहुल के फैंस यही फोटो निकाल कर दिखाते हैं कि देखो राहुल गांधी कितने स्ट्रांग है, पंगा मत लेना। और दूसरी तरफ देख लीजिए प्रताप चंद्र सारंगी की तस्वीर। इन्हें पीएम मोदी ने मंत्री तो 2019 में बनाया था अपने दूसरे टर्म में, लेकिन उससे पहले ये कैसे दिखते थे? अगर बाइसेप्स और एब्स का मुकाबला हो तो सारंगी राहुल के सामने दूर दूर तक नहीं टिकेंगे कहीं। उम्र में भी बड़ा अंतर है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि राजनीति में ताकत दिखाने का वो मतलब नहीं होता जैसी ताकत दिखाने का आरोप आज राहुल गांधी पर लग रहा है। राजनीति में ताकतवर वो नहीं होता जिसके एब्स और बाइसेप्स होते हैं। ताकतवर वो होता है जिसके पास जनता की ताकत होती है, बदलाव की ताकत होती है, समाज की मुश्किलों को हल करने की ताकत होती है, और सबसे बढ़कर विचारधारा की ताकत होती है। और उस हिसाब से देखें तो इस लड़ाई में विजेता रहे हैं प्रताप चंद्र सारंगी।
तो झोपड़ी में रहने वाले सारंगी अकेले रहते हैं। उनके सादे जीवन की वजह से लोग उन्हें उड़ीसा का मोदी तक कहते हैं। उड़िया के साथ साथ संस्कृत पर भी गजब पकड़ है उनकी। तो एक तरफ दुबले पतले सारंगी और दूसरी तरफ उन पर हमले के आरोपी राहुल गांधी, ऊपर से मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट। खुद ही कहते रहे हैं और आज भी कहा है कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता उनको, और होगा भी कैसे। तस्वीरें मैंने आपको पहले भी दिखाई, एक और दिखाता हूं, एक वीडियो दिखाता हूं आपको। ये वीडियो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की, खुद राहुल गांधी ने शेयर किया इसको। जियो जित्सु मार्शल आर्ट का एक फॉर्म होता है, जियो जित्सु, ये वही करते दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो। और वीडियो में राहुल गांधी बच्चों को बताते हुए नजर आते हैं कि वे आइकिडो में ब्लैक बेल्ट और जियो जित्सु में ब्लू बेल्ट। कांग्रेस के एक्स पोस्ट पर 2017 में यह पोस्ट किया गया था और राहुल को आइकिडो की कम से कम 130 टेक्निक आती है, ऐसा दावा किया गया था। पिछले साल हरियाणा के झज्जर में जब बजरंग पूनिया से मिलने पहुंचे थे तो पहलवानी वाला दाव भी दिखाया था राहुल गांधी ने। साल 2017 में आइकिडो ट्रेनिंग करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें भी सामने आई और आरोप यह है कि राहुल ने सारी शक्ति, सारी टेक्निक सारंगी और मुकेश राजपूत पर दिखा दी। आज संसद परिसर के भीतर एक और सांसद, ये तो दो पुरुष सांसद थे, एक बुजुर्ग सांसद और एक पुरुष सांसद, लेकिन एक महिला सांसद ने जो आरोप लगाया है वो आरोप भी बहुत गंभीर है। नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद एस फोंगनान कोन्याक हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर क्या कहा है फोंगनान ने। फोंगनान पी कोन्याक का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके करीब आ गए, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो गई, वो असहज हो गई और फिर वो जोर जोर से नारे लगाने लग गए। कोन्याक ने आगे कहा कि यह तरीका नहीं है सांसद का और संसद में इस तरीके से व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सांसद दूसरे सांसद को रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और खुद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि महिला सांसद ने उनसे मिलकर शिकायत की है और उस दौरान महिला सांसद की आंखों में आंसू थे, वो घबराई हुई थी। एक बार सुनिए जरा उनको। जैसे हुआ है अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट तो सब पार्टी करते हैं। तो सिक्योरिटी लोग कॉर्डन ऑफ करके रखा था, वहाँ जाना था, तो ऐसे आगे धक्का, लाइक ऐसे क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में आके अनकंफर्टेबल लगा, अच्छा नहीं लगा। फिर चिल्लाना, आपके पास कौन आया? राहुल गांधी जी आके ऐसे चिल्लाना, वो अच्छा नहीं है, वो नियम तरीका नहीं होता है कि तो राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को बीजेपी की राज्यसभा सांसद एस फोंगनान कोन्याक की जो चिट्ठी लिखी है जो उन्होंने, वो मैं आपको दिखाता हूं और उसमें क्या लिखा गया है उसके शब्दों पर जरा गौर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिख रही हैं कि मैं एस फोंगनान कोन्याक संसद सदस्य राज्यसभा कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ, आगे बढ़िए, किए गए अत्याचारों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग ले रही थी। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने हाथ में एक तख्ती लेकर मकर द्वार की सीढ़ी के ठीक नीचे खड़ी थी। सुरक्षा कर्मियों ने दूसरे दलों के माननीय सांसदों के प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार पर एक रास्ता बनाया था। अचानक विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी के दूसरे सदस्यों के साथ वहां पहुंचते हैं और मेरे सामने आ जाते हैं, जबकि उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया गया था। उन्होंने ऊंची आवाज में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी शारीरिक निकटता इतनी करीब थी कि एक महिला सदस्य होने के नाते मुझे बेहद असहज महसूस होने लगा। मैं भारी मन से पीछे हट गई, मुझे विरोध का अपना लोकतांत्रिक अधिकार भी छोड़ना पड़ गया और मुझे महसूस हुआ कि किसी भी संसद सदस्य को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह चिट्ठी में लिखा है उन्होंने। मैं नागालैंड के एसटी समुदाय से आती हूं और मैं एक महिला सदस्य हूं। यह बात उन्होंने लिखी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मेरी गरिमा और आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई। एक महिला और आदिवासी सांसद ये राहुल गांधी के लिए लिख रही हैं। आप सोचिए उस राहुल गांधी के लिए जो अपने हर पब्लिक स्पीच में वो आदिवासियों का मुद्दा उठाते हैं, पूर्वोत्तर का मुद्दा उठाते हैं, महिलाओं का मुद्दा उठाते हैं। पूर्वोत्तर से आने वाली एक आदिवासी महिला सांसद ये कह रही हैं
कि आज राहुल गांधी ने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो आज संसद परिसर में जो कुछ हुआ उसे लेकर जांच होगी। पुलिस के पास भी मामला पहुंचा है, स्पीकर अपने लेवल पर भी जांच कराएंगे, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक में एक बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, और वो ये कि कम से कम राहुल गांधी को मानवता के नाते ही सही सारंगी का हाल चाल उस वक्त पूछना चाहिए था। नारेबाजी अपनी जगह है, प्रदर्शन अपनी जगह है, मुद्दे और विरोध भी अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष सब अपनी जगह है, लेकिन ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को मुड़कर ऐसे नहीं जाना चाहिए था जैसे वो गए। ऐसे ही वक्त होते हैं जब पीएम मोदी राहुल गांधी के सामने ज्यादा बड़ी लकीर खींच देते हैं। पिछले साल की एक कहानी आपको याद भी होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी बोल रहे थे और विपक्षी सांसद वेल में आकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बीच में पीएम मोदी ने पानी पिया तो पानी का ग्लास उठाकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों की तरफ बढ़ाया था और उन्होंने कहा कि आपको प्यास लग गई होगी, चाहिए तो आप पानी ले लीजिए, पी लीजिए। एक और छोटी कहानी आप याद कीजिए। इसी साल जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान भाषण देते देते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीमार हो गए थे, स्टेज पर ही खुद को संभाल नहीं पाए थे, और जब वो ऐसा हुआ तब वो मोदी के खिलाफ ही बोल रहे थे, लेकिन उनकी नासाज तबीयत की जानकारी सामने आने के बाद पीएम मोदी ने खुद खड़गे को कॉल किया था और उनका हाल चाल जाना था। ऐसी कई कहानियां हैं, लालू यादव से लेकर शरद पवार तक से जुड़ी हुई, जब पीएम मोदी ने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करके व्यक्तिगत संबंधों को पहले रखा। आज राहुल गांधी के पास भी वो मौका था, लेकिन वो मौका चूक गए राहुल गांधी। चलिए एक मिनट के लिए मान लीजिए कि संसद भवन परिसर में हो हल्ले के बीच राहुल ने सारंगी का हालचाल नहीं पूछा, संवेदना नहीं जताई। हो सकता है कि हो हल्ले में हो या फिर गुस्से में हो और इस क्रम में इस सामान्य शिष्टाचार का ध्यान नहीं रहा उनको, लेकिन राहुल के पास दूसरा मौका भी था। राहुल और खड़गे जब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तब भी एक बार भी उन्होंने इस पर खेद नहीं जताया। एक बुजुर्ग सांसद के इस तरह जख्मी होने पर कोई संवेदना नहीं जताई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी राहुल के चेहरे पर वही सख्ती और वही गुस्सा दिखाई दे रहा था। और यहीं पे सवाल उठता है कि वो लोग जो मोहब्बत की दुकान सजाकर चलने का दावा करते हैं, उनकी दुकान में नफरत की इतनी सप्लाई आती कहां से? तो देश का मूड मीटर में वक्त आ गया है महाकुंभ सीरीज का अगला एपिसोड दिखाने का, और आज का एपिसोड नागांव की उस वीर गाथा से जुड़ी हुई है जिसे साजिशन देश के इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। तो देश का मूड मीटर में अब बारी है एक्सक्लूसिव महाकुंभ नागा सीरीज की, जिसमें हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु से सैनिक बने नागा सन्यासियों की पराक्रम और बलिदान से आपका परिचय करवा रहे हैं। उनकी उन अनसुनी गाथाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे इतिहास के पन्नों से जानबूझकर गायब कर दिया गया। इस कड़ी में नागा सन्यासियों की वीरता और बलिदान की एक और अनसुनी गाथा, और वो गाथा जिसकी वजह से इतिहास का सबसे खूंखार लुटेरा और इस्लामिक आक्रमणकारी तैमूर लंग ने हरिद्वार पर हमले का ख्याल ही छोड़ दिया और रास्ता बदलकर कांगड़ा के रास्ते कश्मीर को लूटने निकल गया था। नागा साधुओं के अखाड़ों के दस्तावेजों में वो धर्मयुद्ध ज्वालापुर की लड़ाई यानी बैटल ऑफ ज्वालापुर के नाम से दर्ज है। नागा साधुओं की वीरता का ये वो इतिहास है जिसके महत्व को वामपंथी सोच वाले इतिहासकारों ने खारिज कर दिया और सिर्फ चंद लाइनों में इसका जिक्र करके आगे बढ़ गए, एक तरीके से इतिहास के हाशिए पर डाल दिया। उन्होंने यह बताने की जहमत नहीं समझी कि जिस तैमूर ने भारत पर अपने हमले की वजह से, या यूं कहें कि अपने हमले की वजह की सबसे बड़ी जो पीछे उसकी सबसे बड़ा मोटिवेशन यह बताया कि हिंदू धर्म को तहस नहस करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म की तरफ प्रेरित करना है, उसने हरिद्वार के उन मंदिरों को कैसे छोड़ दिया जिसे सनातन अपना सिरमौर मानता है। तो इतिहास का यह अनसुना अध्याय 14वीं सदी का है, जब तैमूर लंग ने एक बड़ी फौज लेकर समरकंद से दिल्ली पर हमला बोला था। समरकंद आज उज्बेकिस्तान की राजधानी है, आप जानते होंगे। तो 14 दिसंबर
1398 इतिहास की ये वो तारीख है जब तैमूर की सेना ने दिल्ली पर धावा बोला। एक हफ्ते में ही तैमूर की फौज ने दिल्ली को लाशों का शहर बना दिया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक आज के दिल्ली एनसीआर के इलाके में ही तैमूर की सेना ने 1 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया। तैमूर की बर्बरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाजियाबाद के लोनी इलाके में उसने हिंदुओं के कटी गर्दनों का इतना बड़ा टीला खड़ा कर दिया कि जिससे दिल्ली का लाल किला दिखाई देता था। दिल्ली पर तब मोहम्मद तुगलक शासन कर रहा था, जो तुगलक वंश का था। वो 10वां सुल्तान था और वो तैमूर के डर से ऐसा घबराया कि वो लाल किला छोड़कर जंगल में जा छिपा था। तैमूर ने उस दौरान कालकाजी मंदिर समेत दिल्ली के कई मंदिरों को लूटा, उन्हें तहस नहस किया और कत्लेआम करता रहा। तो वामपंथी इतिहासकारों ने दिल्ली पर तैमूर के इस हमले का बढ़ चढ़कर बहुत वर्णन किया है। उसकी सेना कैसे मेरठ तक गई और हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ी, इस सब का जिक्र मिलता है। लेकिन उसके बाद इतिहास का वो हिस्सा छिपा दिया जिसमें नागा सन्यासियों के या नागा साधुओं के पराक्रम और बलिदान की गौरव गाथा थी। तो जनवरी का महीना था और साल 1399। दिल्ली से 225 किलोमीटर दूर हरिद्वार में तब महाकुंभ के लिए नागा सन्यासियों की छावनियां उसी तरह लग चुकी थी जिस तरह अभी प्रयागराज में लग रही। कनखल से लेकर ज्वालापुर तक शैव और वैष्णव अखाड़ों के लगभग 1 लाख नागाओं ने डेरा डाला हुआ था। दिल्ली पर तैमूर लंग का हमला, कत्लेआम और मंदिरों का विध्वंस, ये तमाम खबरें उन तक भी पहुंच चुकी थी। इसी के बाद नागा योद्धाओं ने हरिद्वार से 10 किलोमीटर पहले ज्वालापुर इलाके में तैमूर की सेना को रोकने का चक्रव्यूह तैयार किया। भाला, त्रिशूल, तलवार से लैस नागा योद्धा ज्वालापुर में गंगा नदी के किनारे ऐसे डट गए जैसे नदी किनारे एक लंबी सी दीवार खड़ी कर दी गई। नागा सन्यासियों की इस फौज के साथ गुर्जर और जाट समुदाय के वीरों का भी जत्था शामिल था, जो महाकुंभ के लिए उस वक्त हरिद्वार में मौजूद था। इसमें जोगराज सिंह गुर्जर, हरवीर जाट, राम प्यारी और धूलाधाड़ी जैसे योद्धाओं के नाम ज्वालापुर की लड़ाई में सामने आते हैं। दिल्ली मेरठ को तहस नहस कर चुके तैमूर का अगला निशाना कनखल था, हरिद्वार था, जहां सनातन धर्म के कई बड़े मंदिर थे और महाकुंभ का माहौल था। नागा साधुओं की तैमूर की घुड़सवार सेना से पहली टक्कर ज्वालापुर में हुई, जिसमें दोनों तरफ से बड़ी तादाद में लोग मारे गए। महानिर्वाणी और जूना अखाड़े के पुराने जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक इस युद्ध में 2000 से ज्यादा नागा साधुओं ने लड़ते हुए अपना बलिदान दिया और नागाओं ने तैमूर की सेना को कनखल की तरफ आने से रोक दिया। और इसके बाद तैमूर की सेना में ऐसा खौफ मचा कि उन्होंने हरिद्वार पर हमले का प्लान ही बदल दिया और शिवालिक पहाड़ों को पार करते हुए आज के हिमाचल की ओर निकल गए। तो 14 जनवरी 1399 को हरिद्वार में जब महाकुंभ शुरू हुआ तब तैमूर की सेना हरिद्वार से 450 किलोमीटर दूर कांगड़ा पहुंच चुकी थी और अगले कुछ दिनों कांगड़ा के बाद जम्मू पठानकोट के रास्ते होते हुए वे वापस समरकंद लौट गए। तो भारत पर तैमूर के हमलों का जिक्र तुजुके तैमूरी किताब है, जिसमें कि 14वीं सदी में मिर्जा मोहम्मद हसन ने जिसे लिखा था, इसमें भी इसका जिक्र मिलता है और इस किताब में हरिद्वार ज्वालापुर की लड़ाई का भी जिक्र है। अंग्रेज इतिहासकार सर जॉर्ज डनबर ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिल्ली से हरिद्वार तक तैमूर के हमलों का जिक्र किया है, उनकी सेना का ब्यौरा दिया है। जस्टिन मरोजी ने अपनी किताब टैमरलेन स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम लिखा और उसमें यह बताया है कि तैमूर ने कैसे 1 लाख हिंदुओं को बंदी बनाया और फिर बाद में उन्हें कत्ल कर दिया। अंग्रेज इतिहासकार सर डेविड प्राइस ने तैमूर को मानव इतिहास का सबसे क्रूर और निर्दयी हमलावर बताया। उन्होंने अपनी किताब मेमोयर्स ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ मोहम्मद हिस्ट्री में इसका जिक्र किया है। इतिहास में जिक्र है कि तैमूर लंग के हमले के बाद दिल्ली को उस हालात से उबरने में पूरे के पूरे 100 साल लग गए, लेकिन हरिद्वार से लेकर उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उन नागा योद्धाओं की वजह से सुरक्षित बच गए।
जिसे पश्चिम के इतिहासकार विश्व विजेता मानते रहे, कहते रहे, उस तैमूर लंग की सेना को नागा योद्धाओं ने पीछे धकेल दिया। आप ही बताएं, क्या उसका यह शौर्य भारत के इतिहास में जगह पाने के लायक नहीं है? यह मत भूलिए कि दिल्ली का सुल्तान तैमूर लंग के डर से भाग खड़ा हुआ था, जंगलों में जा छिपा था। उस दौर के कई राजे रजवाड़ों ने तैमूर के डर से वो कांप रहे थे। तब नागा सन्यासियों ने ऐसा प्रचंड शौर्य दिखाया कि तैमूर की सेना को अपना रास्ता बदलना पड़ गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि तैमूर जैसे विदेशी आक्रांताओं को अगर नागा साधुओं ने जान की बाजी लगाकर नहीं रोका होता तो उत्तराखंड की तस्वीर आज क्या होती? क्या मालूम उत्तराखंड की हालत भी कश्मीर जैसी हो गई होती। कश्मीर जो कभी सनातन का गढ़ हुआ करता था। हिंदू धर्म ग्रंथों में कश्मीर की पहचान कश्यप ऋषि की भूमि के तौर पर है, कश्यप मीर के नाम से जिसका वर्णन मिलता है। कश्मीर तब सनातन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। हिंदू राजा ललितादित्य से लेकर शंकरवर्धन और हर्षवर्धन के नाम आपने इतिहास में पढ़े होंगे। लेकिन 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रांताओं के हमले ने कश्मीर को बदल कर रख दिया और 1393 में कश्मीर का सुल्तान बने सिकंदर बुतशिकन ने कश्मीर से सनातन के तमाम मंदिर और तमाम चिन्ह को मिटा डाले। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में सनातन के मंदिरों को बचाने के लिए नागा साधुओं के शौर्य और बलिदान के महत्व को आप समझ सकते हैं। और एक कहने में हर्ज नहीं है कि आज उत्तराखंड के 4 धाम, बद्री धाम, केदार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री जिस रूप में हमारे आपके सामने हैं, उसमें नागा साधुओं के बलिदान की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये भूमिका और ये इतिहास, ये शौर्य, ये वीरगाथा आपसे और हमसे हमेशा छिपा कर रखी गई। तो आज मूड मीटर में वक्त इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार मिलेंगे दिनेश गौतम, जो बताएंगे कि बिग एंड बोल्ड में